एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था कतिंका और दूसरी का डोरबंका। कतिंका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबंका उसकी पोष्य पुत्री थी। इस कारण स्वभावतः घर के सारे कामकाज का भार डोरबंका के ही कंधों पर आ पड़ा। डोरबंका देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदु स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी आज्ञाओं का पालन किया करती। डोरबंका यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती, पर कतिंका और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वहाँ भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती और दुरदुराया करती। देखो ना खाना कितना खाती है, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरा करें। हाँ माँ, कतिंका झट जवाब देती, और इस पर तुर्रा यहाँ की अपने को मुझसे भी बहुत अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे है। उसकी कटाक्ष युक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती मानो। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिंड छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कसकर तुल गई और डोरबंका को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साए साए करती बह रही थी, कतिंका डोरबंका के पास गई और उससे बोली, मुझे बनफसा के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी अच्छी बहन डोरबंका घबरा कर कहने लगी, इस भयावह जाड़े में भला मुझे बनफसा के फूल मिलेंगे कहाँ। तुम देखती ही हो, जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा, और तुम मुझे बनफसा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कतिंका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वहाँ तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल ले इस घर में वापस आने की जुर्रत न करना। हाँ, भीतर से गुड़गुड़ी पीते हुए बुढ़िया बोली, कतिंका के लिए बनफसा के फूल तोड़ ले आओ और बिना लिए मत लौटना। बेचारी डोरबंका क्या करती, रोती बिलखती वहाँ जंगल में घुसी और बनफसा के फूलों की तलाश करने लगी। पर फूल मिले भी तो कड़ाके की सर्दी थी। उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कट कट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वहाँ बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा, आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ एक दर्जन आदमी बैठे हुए हाथ पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत भोंडी थी। डरती घबराती वहाँ किसी तरह उनके पास पहुँची। डोरबंका ने कांपते स्वर में कहा, आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करेंगे। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ, मुझे आग तापने देंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जानवरी हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे ये शब्द सुनकर डोरबंका अपने को थाम न सकी
और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफशा के फूल तोड़ लाने को भेजा है और कहा है कि जब तक फूल ना मिले मैं घर लौटकर नहीं जाऊं। ऐसे मौसम में भला मैं कहाँ से ये फूल ला सकती हूँ। आह, जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन बनफशा की सुगंध से भर उठा। वातावरण सुरभिमय हो उठा और जहाँ देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो, बूढ़े बाबा ने डोरबंका को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। डोरबंका की खुशी का क्या पूछना। उसने फूल बटोर कर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और कतिंका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए, अब क्या होगा। अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कतिंका डोरबंका के पास आकर रुक्ष स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भरकर अच्छे बेर ले आओ। उसने आदेश दिया, और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी ना लौटना। डोरबंका का हृदय तो यहाँ सुनकर धक से रह गया। भला इस जाड़े में मैं बेर कहाँ पाऊंगी। यहाँ कहते हुए वहाँ जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वहाँ इधर से उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा वह मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंडक में काँप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग, उसने कंपित श्रांत स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यहाँ तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी। उसने डोरबंका को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। डोरबंका बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए बेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वहाँ फिर फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं ने बुरी तरह भिगो दिया। बूढ़े ने उसे ढांढस बंधाया। इस तरह रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। भाई जून, बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो, उसे आदेश मिला। जून ने सिर हिलाया और हाथ फैलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया, और लो देखो, हर कहीं बेर के फल उगाए। फिर से डोरबंका उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वहाँ घर पहुँची तो उसकी माँ और बहन देखकर स्तंभित रह गई। कहाँ से बेर मिल गए इसे। उन्होंने सोचना शुरू किया। कतिंका जल भूनकर अंगारा हो रही थी। उसके क्रोध का पारावार नहीं था और इसी क्रोधावेग में उसने कुछ ही समय बाद डपट कर डोरबंका को कहा,
चली जाओ और अब मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। इन रोषपूर्ण शब्दों के साथ इस बार डोरबंका को पकड़कर उसने अपने हाथों से घर के बाहर ढकेल दिया और इस तरह डोरबंका को फिर जंगल की धूल छानने के लिए निकल जाना पड़ा। अंत में वहाँ थककर भूखी प्यासी एक जगह बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। वह बिल्कुल निराश, हतप्रभ और निःस्पंद सी हो गई थी। पर वहीं उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुँचे। उससे पूछताछ की और सारी बातें सुनकर बूढ़े जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए। भाई सितंबर बूढ़े ने पके अंगूरे के रंग की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया, इधर सुनो और अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सिर हिलाते हुए हाथ फैलाए और लो देखो, एक पेड़ वही उग गया जिसमें सुंदर सुंदर मधुर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने डोरबंका से कहा, एक ही बारी से हिलाना और जो फल गिर जाए उठा ले जाओ। डोरबंका ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेबों को उठाकर वहाँ आनंद और संतोष पूर्वक घर चली गई। तीसरी बार भी डोरबंका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कतिंका और उसकी माँ की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे आपे से बाहर हो गई। बस केवल 2 सेब, कतिंका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह में लिया और चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक सेब लाऊंगी, वहाँ बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि आग तापते हुए 12 महीने उसे मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में बोलते हुए उनके बीच से घुसकर वहाँ स्वयं आग के सामने चली गई और आग तापने लग गई। क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो तुम? उजली दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ने उससे पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? रूखे स्वर में कतिंका ने उत्तर दिया और आग तापती रही। उसे क्या पता कि यही बूढ़ा उसे सेब दे सकता है। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफ़ेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कतिंका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। यहाँ घोर प्रचंड आंधी उठती देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकली और वहाँ भी उसी आंधी में खो गई। डोरबंका अब उस कुटिया में अकेली थी, पर शांति से रह रही थी। वहाँ आनंदपूर्वक घर के कामकाज करती, कंद मूल फल फूल पर वहाँ जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार ने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसे देख लिया। चांद से सुहाने मुखड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। डोरबंका को वहाँ अपनी दुल्हन बनाने अपने राजमहल में ले गया। धूमधाम से विवाह हुआ और डोरबंका रानी बन गई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे।